अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज आपके लिए बहुत ही अच्छा सा नावल लेकर आई हूँ। इसका नाम है वो सितमगर हमसफ़र मेरा और इसकी राइटर है मोमिना। नावल शुरू करने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े थे जिसमें मेरे जो रीडर्स हैं वो मुझे कह रहे थे कि आप बहुत स्लो पढ़ती हैं, और कुछ कह रहे थे कि आप बहुत फ़ास्ट पढ़ती हैं। मैं तो इस कमेंट्स को देखकर कंफ्यूज हो गई कि अब अगर मैं स्लो पढूँ तो स्लो में भी प्रॉब्लम, और अगर मैं फ़ास्ट पढूँ तो फ़ास्ट में भी प्रॉब्लम। आप मुझे बताएं आपकी नमल आपी जो है वो क्या करे, फ़ास्ट पढ़े या स्लो पढ़ें? क्योंकि अगर मैं फ़ास्ट पढ़ती हूँ तो आप लोगों को स्टोरी जो है वो समझ में नहीं आती, और अगर मैं स्लो पढूँ तो आई थिंक उसमें बेहतर तरीके से स्टोरी जो है वो समझ में आ जाती है। तो मुझे लास्ट में बताइएगा कि मैं किस तरीके से पढूँ, स्लो पढूँ या फ़ास्ट पढूँ। तो मुझे लास्ट में बताइएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब थी कि पता नहीं आप लोगों को स्लो पसंद है या फ़ास्ट पसंद है। तो काइंडली मुझे बताइएगा ज़रूर कि किस वे में आप नावल सुनना चाहते हैं। तो अब मैं इस नावल को शुरू करती हूँ। ये राना हाउस था, 2 मंजिला बेहद आलीशान इमारत। गेट से अंदर दाखिल हो तो दाएं जानिब बड़ा सा लॉन था, जिसके वसत में फव्वारा मौजूद था। क्यारियों में रंगारंग फूल हवा के दोष पर झूम रहे थे। बाएं जानिब पोर्च था, जिसमें इस वक्त 2 स्याह गाड़ियां और एक बाइक खड़ी थी। घर अंदर से भी इस कदर आलीशान था कि देखने वाला देखता रह जाता। घर के तमाम मकीन इस वक्त हाल में मौजूद बड़े से डाइनिंग टेबल के गिर्द बैठे हुए थे। पूरा हाल लजीज खानों की खुशबू से महक रहा था। 2 मुलाजमा टेबल पर खाना लगा रही थीं और कुल 8 अफराद थे। मशर, तुम्हारी माँ आज बाहर क्यों नहीं आई? ताई महनाज ने मशर से पूछा, जो मुलाजमीन के साथ टेबल पर खाना लगा रही थी। चूक कर इन्हें देखा। अम्मी की रात को तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए वो आराम कर रही हैं, मशल ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। इसकी बात पर ताई महनाज ने सर हिलाया, जबकि किसी और ने इसकी माँ का हाल पूछने की ज़हमत नहीं की थी। मशल, जाओ अपनी माँ से पूछो, इसने मेरी दुआ किधर रखी है, लेकर आओ। ताया अरफान ने हुक्मिया लहजे में कहा तो मशल जी ताया वो कहती अपनी माँ के कमरे की सिमत बढ़ गई थी। वो अपनी माँ के कमरे में दाखिल हुई तो वो दाएं जानिब करवट लिए लेटी हुई थी। इनका कमरा छोटा मगर साफ़ सुथरा और नफीस था। अम्मी उठ जाएं, नाश्ता कर लें, फिर आपने दवाई भी खानी है, मशली ने आवाज़ दी और आगे बढ़कर खिड़की से पर्दा हटाया। सूरज की तेज़ सुनहरी आँखों को चंदिया देने वाली रोशनी अंदर दाखिल होती कमरे को रोशन करने लगी थी। इसकी माँ के वजूद में कोई जनिश नहीं हुई थी। वो बदस्तूर इसी जाविये में लेटी हुई थी। मशल ने ठटक कर इन्हें देखा। वो धीमी कदमों से बेड की जानिब बढ़ी थी। अम्मी उठे, नाश्ता कर लें। इसकी किसी पुकार का इन पर कोई असर नहीं हुआ था। मशल का दिल किसी अनहोनी के एहसास से ज़ोर से धड़का था। इसने अपना कामता हाथ इनके कंधे पर रखकर धीरे से इन्हें झिंझोड़ा। इनकी दोनों इनकी दोनों आंखें बंद थी, जिस्म सर्द अकड़ा हुआ था। मशल की आंखों में आंसू उमड़ आए थे। इसने बेख्तियार नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अम्मी। अम्मी आंखें खोलें। मशल बुलंद आवाज़ में रोते हुए चीखी थी। दिल खौफ और गम से फटने को था। इसकी माँ का वजूद, बेजान वजूद, चित पड़ा था। कमरा मशल की सिसकियों से गूंज रहा था। अम्मी, आपको खुदा का वास्ता है, आंखें खोलें। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आपके बगैर कैसे रहूँगी? मशल बेबसी के आलम में बोली। इसी असना में घर के सभी लोग इसकी चीखों की आवाज़ सुनकर कमरे में दाखिल हुए थे। मशल, क्या हुआ? बड़ी ताई बेफिक्रमंदी से इसके पास आई। बड़ी अम्मी, देखिए ना, अम्मी आंखें नहीं खोल रही। मशल आंसू से तर चेहरे के साथ बोली। इसके कज़न नौफल ने इसकी बात पर आगे बढ़कर इसकी नब्ज़ टटोली थी। वो डॉक्टर था। वो मायूसी से पीछे हट गया। चाची अब इस दुनिया में नहीं रही। नौफल की बात पर वो शल रह गई। आंखों से बहते आंसू साकत हो गए थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मशल बेयकीनी के आलम में बार बार नफ़ी में सर हिला रही थी। बड़ी ताई ने तहरीम बड़ी नज़रों से इसे देखते हुए इसे अपने सीने से लगाया था। पीछे खड़े इसके दोनों ताओं में एक महफूज कुन मुस्कुराहट का तबादला हुआ था। मशल
पथराई नज़रों से अपनी माँ के बेजान वजूद को देख रही थी। इसकी पलकें भारी होने लगी थीं, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। अचानक इसका वजूद बेजान हो गया था, ज़हन तारीकी में खो गया था। इसकी माँ को इस दुनिया से गए 3 दिन हो चुके थे। मशल की ज़िंदगी वीरान हो चुकी थी। इसे किसी चीज़ का होश नहीं था। रो रो कर आंसू खुश्क हो गए थे। दिल गम की शिद्दत से फट रहा था। खाने पीने को कोई होश नहीं था। इसी स्नाह में इसकी छोटी ताई कमरे में आई। उन्होंने हाथ में एक जोड़ा पकड़ा हुआ था। मशल उठो, कपड़े बदलो और मुँह धो, महनाज ताई ने इसे जोड़ा पकड़ाते हुए कहा। मशल ने चूम कर इन्हें देखा। लेकिन ताई, मशल ने कुछ कहना चाहा, मगर महनाज ताई ने इसकी बात दरमियान में काटी थी। लेकिन बाद में करना, पहले कपड़े बदलो, तुम्हारा कुछ ही देर में नौफल के साथ निकाह है। महनाज ताई इसके सर पर बम फोड़ा था। मशल बेयकीनी से इन्हें देख रही थी। महनाज, बस कर दो, क्या हो गया है तुम लोगों को? कुछ तो खुदा का खौफ करें। अभी 3 दिन हुए हैं इसकी माँ को इस दुनिया से गए। इसी लम्हे इसकी बड़ी ताई कमरे में दाखिल हुई और बड़े ज़ब्त से कहा था, मशल, मेरे आने तक जोड़ा बदलो फ़ौरन। भाभी, आप मेरे साथ बाहर आएँ। महनाज ताई ने सख्त लहजे में मशल को कहा और बड़ी ताई को लेकर कमरे से चली गई थी। मशल बेयकीनी की कैफियत में दरवाजे को देख रही थी। निकाह के नाम पर इसके कानों में अपनी माँ की आवाज़ टकराई थी। मशल, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अपनी नानी के पास चली जाना। बचपन में तुम्हारा निकाह तुम्हारे मामू के बेटे से हो गया था। वो कैसे नौफल से निकाह कर सकती थी? वो तो किसी और के निकाह में थी, किसी और की इमानत थी। इसने उठकर जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और अपने बैग से एक कागज़ निकाला और इस पर किसी का नंबर लिखा हुआ था। मशर, ये तुम्हारी नानी का नंबर है, मुस्तकबिल में तुम्हारे बहुत काम आएगा। इसने अपना फ़ोन पकड़ा और तेज़ी से नंबर डायल किया। बेल जा रही थी। मशल की धड़कनें मदम पड़ी, नज़रें बार बार दरवाजे की जानिब उठ रही थी। हेलो। फ़ोन उठा लिया गया था। भारी मर्दाना आवाज़ इसकी समाज से टकराई थी। अस्सलाम वालेकुम। इसकी आवाज़ बेसाख्ता कांपी थी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है? वो संजीदगी से पूछ रहा था। मशल की दिल की धड़कन तेज़ हुई। मैं मशल बात कर रही हूँ, आप प्लीज़ मेरी नानों से बात करवा दें। इसने भीगे लहजे में इल्तिजा की। मशल, स्कीना की बेटी? वो शायद चूका था। जी प्लीज़ मेरी नानों से बात करवा दें। इसकी आंखों में पानी भर गया। फ़िलहाल वो सो रही हैं, इन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता, बाद में कॉल कीजिएगा। वो शायद फ़ोन बंद करने ही लगा था। प्लीज़ मेरी इनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। मशर रो पड़ी थी। जब मैंने कहा कि बात नहीं हो सकती तो आप बिला वजह ज़िद क्यों कर रही हैं? वो सख्ती से बोला और फ़ोन बंद कर दिया था। मशर फ़ोन बेड पर फेंकती फूट फूट कर रो पड़ी। इसके दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा था। अल्लाह मेरी मदद कर। इसने ज़ोर से अल्लाह को पुकारा। वो वाहिद था जो इसकी मदद कर सकता था, बल्कि यकीनन करेगा। तभी महनाज ताई कमरे में आई और इसे रोते देखकर इसके नकूश तने थे। वो गुस्से से इसके पास आई। मशल, तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले? वो बरहम हुई थी। साथ इसका बाजू दबोच के इसे खड़ा किया। ताई जान, मैं ये गुनाह नहीं कर सकती, प्लीज़, मैं किसी के निकाह में हूँ। इसने रोते हुए इल्तिजा की, मगर इनका दिल नरम नहीं पड़ा था। वो निकाह वो निकाह बचपन में हुआ था। इसकी अब कोई हैसियत नहीं है। बेहतर होगा चुपचाप ये कपड़े पहनो। मैं तुम्हें कब से नरमी से समझा रही हूँ, वरना फिर तुम्हारे ताया तुम्हें अपनी ज़बान में ही समझाएंगे। उन्होंने जहरीले लहजे में कहा। इसके बाजू पर गिरफ्त मजबूत की थी। मशब यकीनी से आंखों में आंसू लिए इन्हें देख रही थी। इनके जाने के बाद भी वो कई लम्हे अपनी जगह से हिल नहीं सकी थी। इसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि ये इसके अपने थे। इसकी माँ को इस दुनिया से गए अभी सिर्फ 3 दिन हुए थे और वो इन अपनों ने अपनी असलियत दिखा दी थी। लेकिन वो अब क्या करेगी? वो तो तन्हा थी। इसको कोई अपना इसके साथ नहीं था। इसका कोई अपना इसके साथ नहीं था, मगर शायद वो नहीं जानती थी कि जिसका कोई नहीं होता, इसका अल्लाह होता है, और बेशक वो अपने बंदों को मुश्किल के वक्त तन्हा नहीं छोड़ता। ये गांव में सबसे अलग थलग बेहद आलीशान हवेली थी। लकड़ी के बड़े से दरवाजे से अंदर आओ तो बाएं जानिब बड़ा सा बागीचा था, दाएं जानिब खाली लॉन था। गेट से अंदरूनी दरवाजे तक का फासला 10 मिनट का था। हवेली इस वक्त गहरी खामोशी में डूबी हुई थी। यह हवेली में मौजूद एक कमरे का मंजर था। नहायत शानदार अंदाज में सजाया हुआ था। ब्राउन थीम, मैरून कीमती पर्दों से खिड़कियां ढकी हुई थी। बेशो कीमत फर्नीचर। बेड पर एक ज़ईफ़ सी खातून बैठी हुई थी। एक मुलाजमा इनके लिए खाना लगा रही थी। इसी स्नाम में कोई दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ।
दराज कद, मजबूत कसरती जिस्म, शलवार कमीज़ में मलबूस, कंधों पर स्याह चादर ली हुई थी। सफ़ेद रंगत पर तीखे मगरूर नकूश, उठी हुई नाक, अनाबी लब, हल्की हल्की दाढ़ी। शहजादों से आन बान रखने वाला वो एक पुरकशिश मर्द था। वलीद ने इशारे से मुलाजमा को बाहर जाने का कहा तो वो सर हिलाती बाहर चली गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वलीद ने झुककर इनके हाथ पर बोसा दिया और इनका हाथ आंखों से लगाया था। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाश्ता किया है? वलीद ने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे सुबह एक लड़की की कॉल आई थी, वलीद ने संजीदगी से कहा। उन्होंने चूम कर इसे देखा। कौन सी लड़की? वलीद ने गहरी सांस ली। आपकी नवासी की कॉल आई थी, इसने साफ साफ कहा। वो कई लम्हे इसे बेयकीनी से देखती रही। आंखों में पानी भर आया था। क्या कह रही थी? इनकी आवाज़ भीग गई थी। रो रही थी, कह रही थी कि मेरी नानों से बात करवा दें। इसकी आवाज़ किसी भी किस्म के जज्बात से आ रही थी। तुमने मेरी इससे बात क्यों नहीं करवाई? इनके लहजे में ममता की तड़प थी। आप इस वक्त सो रही थी, मैंने आपको डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझा, इसने बेनियाजी से कहा। वलीद खान, हमें आपसे इस कदर बेहिस्सी की उम्मीद नहीं थी। वो हमारी नवासी होने के साथ साथ आपकी बीवी भी है। वो मेरी बीवी हरगिज़ नहीं है। वलीद नागवारी से बोला। आपके ना मानने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। वो कल भी आपकी बीवी थी, आज भी आपकी बीवी है और हमेशा रहेगी। वो सख्ती से बोली। वलीद ने कफ़स्त से नज़रें फेरी और उठ खड़ा हुआ। आप अपनी फूफो के पास जाएंगे और हमें बताएंगे कि सब ठीक तो है? हमें फ़िक्र हो रही है, न जाने मशल क्यों रो रही थी, उन्होंने हुक्मिया लहजे में कहा। लेकिन दादी, वलीद ने कुछ कहना चाहा मगर वलीद खान, अगर आज आप वहाँ ना गए तो हम समझ जाएंगे कि आपकी नज़र में हमारी कोई अहमियत नहीं है। उन्होंने वलीद खान की बात काटते हुए कहा। आखिरकार इनके आगे वलीद को हारना पड़ा था। मशक कपड़े बदल कर सिंगार मेज़ के सामने कुर्सी पर बैठी हुई थी। सुर्ख रंग के रेशमी फ्रॉक में मलबूस, सफ़ेद रंगत पर तीखे नकूश, छोटी सी नाक, शहद रंग पुरकशिश आंखें, नरम और मुलायम मीठे मोटे गाल इसके चेहरे की मासूमियत को बढ़ाते थे। गुलाबी नाजुक लब, वो हुस्न और नज़ाकत का पैकर थी। मशल आपी, प्लीज़ आप उदास तो मत हों। उल्फत से मज़ीद इसकी उदासी बर्दाश्त न हुई तो बोल पड़ी। क्या अब मुझे उदास होने का भी हक नहीं है? वो तंजिया नहीं कह रही थी। उल्फत अपनी गलती ना होते हुए भी शर्मिंदा हो गई थी। उल्फत, तुम प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं ये निकाह नहीं कर सकती। तुम जानती हो निकाह पर निकाह करना बहुत बड़ा गुनाह है। मशल ने इसका हाथ थामते हुए इल्तिजा की। उल्फत ने बेबसी से इसे देखा। ऐन इसी लम्हे दरवाज़ा खोलकर महनाज ताई कमरे में दाखिल हुई और इन दोनों के पास आई थी। मशल, चलो बाहर। उन्होंने इसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया। उल्फत ने जल्दी से इसका दुपट्टा सेट किया था। ताई प्लीज़ ऐसा मत करें, मैं किसी की बीवी हूँ, मशल ने बेबसी से कहा। मशल, बस करो। और कौन सा निकाह, कौन से शोहर की तुम बात कर रही हो जिसने एक दफ़ा भी पलट कर तुम्हारा और तुम्हारी माँ का पता तक नहीं लिया, क्योंकि वो खुद ये रिश्ता नहीं रखना चाहता। और फिक्र मत करो, तुम्हारे ताया ने तलाक के पेपर्स कब के तैयार करवा लिए हैं। मशर साकत सी खड़ी थी। तलाक के नाम पर एक अजीब सी बेचैनी हुई थी, दिल की धड़कन मद्धम पड़ी थी। मशर, तुम्हें पता है मेरा वलीद बड़ा ही प्यारा है। हाँ, थोड़ा नखरीला है, मगर तुम दोनों एक साथ बहुत प्यारे लगोगे। जब तुम पैदा हुई थी मैंने तभी सोच लिया था कि तुम वलीद की दुल्हन बनोगी। माँ की कई मुख्तलिफ आवाज़ें इसकी समाज से टकराती इसकी रूह को घायल कर गई थी। कांच सी आंखों में नमी जागी थी। मैनाज ताई से बाजू से पकड़े बड़े से हाल में लाई, जहाँ घर के तमाम मकीन निकाह ख्वां के साथ समेत जमा थे। नौफल सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस था, नफासत से बाल बनाए, सफ़ेद रंग पर तीखे नकुश। बिलाशुबा वो भी हैंडसम था, मगर मशल को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। ताई ने इसे नौफल के साथ सोफ़े पर बैठाया और एक तरफ खड़ी हो गई थी। मशल, पहले तलाक के कागजात पे साइन करो, इसके बड़े ताए ने बारोब आवाज़ में इससे कहा था। मशल बेबसी से एक नज़र सामने टेबल पर पड़े कागजात को देखा और ताया को देखा, जिन्होंने इसे दोबारा साइन करने का कहा। मशल ने कांपते हाथों से आंखों में आंसू लिए पेपर्स के पास पड़ा पेन उठाया। ऐन इसी लम्हे वलीद खान हाल में दाखिल हुआ। मशल ने किसी एहसास के तहत सर उठाया तो शल सी रह गई। सब ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? वलीद खान ने गुस्से से पूछा। लहजा बहुत सर्द था।
तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बगैर इजाज़त हमारे घर में दाखिल होने की? ताया इरफान अपनी जगह से उठते हुए तैश के आलम में दाड़े थे। इन्हें देखकर बाकी सब भी खड़े हुए थे। मिस्टर इरफान, जिस लड़की के साथ आप लोग ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इसका शौहर हूँ, वलीद खान। वलीद खान ने कहरलुदा निगाहों से ताया इरफान को देखते हुए कहा। इसके तारुफ पर सारे साकत रह गए। मशल बेयकीनी से इसे देख रही थी। इसकी आवाज़ से वो पहचान गई थी कि वलीद खान ही वो शख्स था जिससे सुबह इसकी बात हुई थी। बहुत अच्छा हुआ कि तुम खुद ही आ गए। हम मशल का निकाह अपने बेटे नौफल से करवाना चाहते हैं। तुम तलाक के पेपर साइन कर दो। बड़े ताया ने इत्मीनान से कहा। वलीद ने एक सरसी सी नज़र मशल पर डाली और बाजू सीने पर बांधे थे। और अगर मैं ना दूं तो? वलीद ने आईब्रो चाकर कहा। अंदाज चैलेंजिंग था। मशल भी इस रिश्ते को कायम नहीं रखना चाहती। ताया इरफान की बात पर मशल ने बेचैनी से कुछ कहना चाहा, जबकि इसके साथ खड़े नौफल ने ज़ोर से इसकी कलाई दबोची। इसने तकलीफ से करा कर भीगी आंखों से इससे देखा था। खबरदार अगर तुम कुछ बोली तो, नौफल ने इसके कान के करीब धमकी अमेज़ आवाज़ में कहा। वलीद खान ने गुस्से से ये मंजर देखा। नहायती इश्तियाल के आलम में वो नौफल की जानी बढ़ा था। घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को छूने की? वलीद इसका गिरबान दबोचते हुए भूखे शेर की माने धाड़ा। मशल की कलाई नौफल के हाथ से छूट गई थी। वलीद के तेवर देखकर सब घबरा गए थे। छोड़ो मेरे बेटे को। ताया इरफान गुस्से से इसकी जानिब बढ़े, जब वलीद की एक खूनख्वार निगाह ने इनके कदम जंजीर कर दिए थे। मशल मेरी बीवी है और मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई गैर मर्द इसे हाथ तो क्या निगाह उठा कर देखें। वलीद ने चबा चबा कर कहा और इसका हाथ इतनी ज़ोर से मरोड़ा कि नौफल तकलीफ से बिलबिला उठा था। वलीद ने इसे दिक्कत देकर सोफे पर फेंका और मशल का हाथ पकड़ते हुए सब देखा। जब तक वलीद खान जिंदा है, मशल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मशल जब तक इसे देख रही थी, दिल में अजीब सी हलचल मची हुई थी। इस शख्स का इतना पनायत भरा लहजा मशल के दिल को मशल का दिल खुश फहमियों में मुब्तला कर रहा था। स्कीना पुप्पो किधर है? वलीद पूछ रहा था। अम्मी का 3 दिन पहले इंतकाल हो चुका है, मशल भराई आवाज़ में बोली। वलीद खान कई लम्हे हिल नहीं सका। इसने सब पर एक कहरलुदा नज़र डाली और मशल को ले वहाँ से चला गया। निकल गई ना सारी जायदाद हमारे हाथ से, अब नहीं ये लड़की हमारे हाथ आने वाली। ताया इरफान गुस्से से बोले। बाकी सब भी इतने बड़े नुकसान पर काफ़ी गुस्से में थे। सिर्फ एक बड़ी ताई मुतमिन थी, क्योंकि अब मशल महफूज थी। शहर का रास्ता ख़त्म हुआ तो गाड़ी गांव की हदूद में दाखिल हुई थी। मशल खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। वलीद भी खामोशी से ड्राइविंग कर रहा था। स्टीयरिंग पर जमे इसके मजबूत हाथों की फूली हुई नसें और पेशानी पर मौजूद शिकने के इसके अभी तक गुस्से में होने का पता दे रही थी। मशल ने खिड़की से बाहर देखा। गाड़ी एक कच्चे रास्ते पर चल रही थी। दूर दूर तक फैली हरियाली और ऊंचे ऊंचे खुश्क पहाड़ नहायत ही खूबसूरत मंजर था। मशल यकटक काफ़ी इश्तियाक से देख रही थी जब झटके से गाड़ी रुकी थी। इसने पलटकर देखा तो वलीद गाड़ी से निकल चुका था। गाड़ी हवेली के बड़े से गेट के सामने रुकी थी। वलीद इसका इंतज़ार किए बगैर अंदर जा चुका था। मशल इसके रवैये पर हैरान होती गाड़ी से बाहर निकली थी। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। तभी एक मुलाजमा भागती हुई आई और सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, मशल ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। आप मेरे साथ आइए। मशल इसकी सिमत में हवेली दाखिल हुई। मुलाजमीन हैरानी से इस खूबसूरत लड़की को देख रहे थे। हर आंख में सताइश थी। मशल मेरी बच्ची कैसी हो? रोजीना बेगम, जो कब से अपनी नवासी का इंतज़ार कर रही थी, बेताबी से इसे अपने गले से लगाया था। वलीद इन्हें पहले ही मशल की आमद के बारे में ख़बर दे चुका था। साथ इन्हें स्कीना की वफ़ात के बारे में भी बता चुका था। बहुत मुश्किल से उन्होंने खुद पर काबू पाया था, वरना बेटी की मौत का सुनकर वो बुरी तरह टूट चुकी थी। आप मेरी नानो हैं? इनकी मोहब्बत भरी आगोश में सुकून महसूस करते मशल को अपनी माँ की याद आई। आंखों में पानी भर आया था। हाँ मेरी बच्ची, आंखें तरस गई थी तुम्हारा चेहरा देखने को। रोजीना बेगम इसका चेहरा चूमते हुए बोली। मशल इनके सीने से लगी हिचकियां बह रही थी। माँ की शिद्दत से याद आ रही थी। ऊपर खड़ा वलीद दोनों हाथ रेलिंग पर टकाए सर्द नज़रों से इसे देख रहा था। दिल में खुद को मलामत कर रहा था कि इसे इतना बेअख्तियार होने की क्या ज़रूरत थी। वो लड़की इसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। हाँ, वो इसके लिए कुछ नहीं थी। वो इसे सिर्फ रोजीना बेगम की खातिर यहाँ लाया था।
गहरी सांस खारिज करते वो अपने कमरे की सिमत पलट गया। वो सकीना की बेटी थी, यानी इसके काबिले नफरत। खान हवेली पर रात उतर चुकी थी। आसमान तारों से भरा हुआ था। हवेली के तमाम मकीन इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बरजमान थे। हाल लजीज खानों की खुशबू से महक रहा था। रोजीना बेगम के दो बेटे और एक बेटी थी। सबसे बड़ा बेटा बलाल, जिसके एक बेटा था वलीद खान, और इससे छोटा हसाम था। इसके बाद दिलावर खान था, जिसकी दो बेटियां थीं, जरताशा और जमीना। इसके बाद सबसे छोटी और लाडली बेटी सकीना थी, जिसकी सिर्फ एक ही बेटी मशल थी। सकीना ने सबके खिलाफ जाकर मुराद से शादी की थी। इसकी वजह से सब ने इनसे ताल्लुक़ तोड़ दिया था। इसी वजह से सब इनसे नफरत करते थे। जरताशा, जाओ मशल को उठा कर लाओ, बच्ची ने सुबह से कुछ नहीं खाया, रोजीना बेगम ने जरताशा से कहा था। वो सर हिलाती रोजीना बेगम के कमरे की सिमत बढ़ गई। मशल इन्हीं के कमरे में मुकीम थे। मशर के नाम पर वलीद के नकूश तने। वो कमरे में जाने के लिए उठा, तभी जरताशा भागती हुई आई थी। दादी जान, वो मशर को बहुत तेज़ बुखार है, वो आंखें नहीं खोल रही। जरताशा ने परेशानी से कहा तो सब परेशान हो गए, जबकि वलीद नागवारी से सुनता हवेली से बाहर निकल गया था। रोजीना बेगम कमरे में आई तो मशर तेज़ बुखार में तप रही थी। बुखार की शिद्दत से इसका चेहरा सुर्ख था। इस वक्त इसका दर्द की शिद्दत से फट रहा था। इसका सर दर्द की शिद्दत से फट रहा था। बुखार ने इस पर गुनूदगी तारी कर दी थी। मशल, मेरी बच्ची, आंखें खोलो। रोजीना बेगम ने इसका गाल थपथपाते हुए फिक्रमंदी से कहा। इसकी पुकार पर मशल ने आंखें खोलने की कोशिश की, मगर नाकाम। पलकों पर मानो ढेरों बोझ आन ठहरा हो। हसाम, जाओ डॉक्टर को बुला कर लाओ, मशल की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। मशल की नासाज हालत देखते हुए छोटी मोमानी ने परेशानी से कहा तो इनकी बात पर हसाम सर हिलाता हुआ कमरे से चला गया। बड़ी मोमानी इतनी देर में एक बाउल में ठंडा पानी और कपड़ा लाई। मशल के सरहाने बैठकर ठंडे पानी में कपड़ा डबोकर इसके माथे पर रखने लगी। इसकी हालत देखकर सब बहुत परेशान थे, जबकि इसके शोहर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। कुछ ही देर में हसाम डॉक्टर को ले आया। डॉक्टर ने मशल को चेक किया और मेडिसिन लिख कर दी। घबराने वाली कोई बात नहीं है, इन्हें टाइम पर मेडिसिन दें और ठंडे पानी की पट्टियाँ करें, इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, डॉक्टर ने पेशावराना अंदाज में कहा। रोजीना बेगम फिक्रमंदी से मशल का चेहरा देख रही थी। हूबहू अपनी माँ की तरह थी, इसकी तरह प्यारी, मगर उन्होंने दुआ की थी कि इसका नसीब अपनी माँ की तरह ना हो, वरना वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। हसाम डॉक्टर को छोड़ने चला गया, जबकि बड़ी मुमानी मशल के लिए खाना लेने गई थी ताकि इसे खाना खिलाकर दवाई दें। वलीद रात को काफ़ी देर से डेरे से वापस आया था। इस वक्त सब मुलाजमीन क्वार्टर्स में वापस जा चुके थे। पूरी हवेली सन्नाटे में डूबी हुई थी। वो सीधा अपने कमरे में आया, उसने कपड़े बदले और आस्तीन फोल्ड करता बाथरूम से बाहर निकला। इस वक्त इसे सख्त भूख लग रही थी। इसका इरादा बावर्ची खाने में जाकर खाना खाने का था। वो जानबूझकर हवेली देर से आया था, क्योंकि वो रोजीना बेगम के सवालात से बचना चाहता था। वो जानता था कि वो यकीनन इससे नाराज़ होंगी, क्योंकि इसने इनकी नवासी की खैरियत दराफ्त नहीं की थी और ना ही इसका ऐसा कोई इरादा था। तभी शाजिया बेगम यानी इसकी वालदा खाने की ट्रे पकड़े कमरे में दाखिल हुई। वलीद ने चूम कर इन्हें देखा। अम्मी, आप अभी तक सोई नहीं? शाजिया बेगम ने इसके सवाल को नज़रअंदाज किया और खाने वाली ट्रे सोफे के सामने मौजूद टेबल पर रखी। इनका चेहरा हद से ज़्यादा संजीदा था। कहाँ थे तुम पूरा दिन? शाजिया बेगम ने संजीदगी से पूछा। वलीद एक नज़र इनके चेहरे पर डालता सोफे पर बैठ गया। डेरे पर था, वहाँ काफ़ी ज़्यादा काम था, इसलिए लेट हो गया। तुम्हारी बीवी सुबह से बुखार में तप रही है, इसकी कोई परवाह है तुम्हें कि नहीं? शाजिया बेगम को इसकी लापरवाही पे ही गुस्सा चढ़ गया था। मैं इसे बीवी नहीं मानता, वलीद ने सख्ती से कहा। तुम इसे अपनी बीवी नहीं मानते तो क्या ज़रूरत थी इससे यहाँ लाने की? होने देते इसका निकाह नौफल से ज़्यादा क्या हो जाता, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। मुझे कोई शौक़ नहीं था इसे लाने का, मैंने इसे सिर्फ़ और सिर्फ दादी जान की खातिर लाया हूँ, वलीद ने बेनियाजी से कहा। शाजिया बेगम बेबसी से इसे देखा। वलीद खान, क्यों इतनी नफरत करते हो तुम इससे? क्या मुझे इसकी वजाहत देने की ज़रूरत है कि मैं इससे क्यों इतनी नफरत करता हूँ? क्या आप लोग मेरी नफ़रत की वजह नहीं जानते? वलीद ने उल्टा इनसे सवाल किया था। वलीद, वो सकीना की गलती थी जिसकी इसे सज़ा भी मिल चुकी है, लेकिन इस सब में मशर का क्या कसूर है? वो
तो बिल्कुल बेगुनाह है, इस बेचारी को तो अपनी माँ के माजी के बारे में भी कुछ नहीं पता। शाज़िया बेगम ने इसका दिल मशर के लिए साफ करने की कोशिश की थी। वलीद ने नागवारी से सर झटका। अम्मी मुझे भूख लग रही है। वलीद ने मौजू बदला था। शाज़िया बेगम ने तासुब से इसे देखा और बेबसी से सांस खारिज करती कमरे से बाहर चली गई। मशल अब पहले से काफ़ी बेहतर थी। इसके ठीक होते ही सब पुरसकून हो गए थे, वरना इसे बीमार देखकर कोई भी खुश नहीं था, हर कोई उदास था। हवेली में हसाम और ज़मीना की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। इनका निकाह बचपन में ही हो गया था। अब इन दोनों की रजामंदी देखकर इनका दोबारा निकाह धूमधाम से होना था। आज मेहंदी की रस्म थी। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। मेहंदी की तकरीब का अख्ताम हवेली के बड़े से लॉन में किया गया था, जिसकी एक तरफ से स्टेज रखा गया था। स्टेज के ऊपर एक बड़ा सा झूला रखा हुआ था, जिसको पीले रंग के फूलों और पर्दों से सजाया गया था। हवेली में उधम मचा हुआ था। मुलाजमीन भाग दौड़ में मसरूफ़ थे। ज़रमीना, आज हवेली में कोई फंक्शन है क्या? मशल ने हैरानगी से सारी तैयारियां देखते हुए ज़रमीना से पूछा। इस वक्त ज़रताशा और ज़रमीना इसके पास बैठी हुई थी। हाँ ना, आज हमारी ज़रमीना की मेहंदी है। ज़रमीना के बोलने से पहले ही ज़रताशा ने झट से कहा तो ज़रमीना शर्मा गई। क्या सच में? मशल ने हैरानी और खुशी के मिले जुले तासरात के साथ पूछा। हाँ बिल्कुल, हसाम और ज़मीना का बचपन में निकाह हुआ था और अब धूमधाम से इनकी दोबारा शादी होनी है, ज़रताशा ने शरारत से कहा। ज़मीना बदसूर शर्माने में मसरूफ़ थी। रुको, मैं तुम्हें मेहंदी के कपड़े दिखाती हूँ। ज़रताशा भागकर कमरे से गई। ज़मीना, बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, आमीन। मशल ने इसका मुस्कुराता चेहरा देखकर इसे सच्चे दिल से दुआ दी थी। आमीन। तभी ज़रताशा कमरे में दाखिल हुई। इसके हाथ में 3 जोड़े थे जो हैंगर में लटके हुए थे। तीनों जोड़े सब्ज़ और पीले रंग के थे, जिन पर नहायत खूबसूरती से काम हुआ था। ये हम तीनों के ड्रेसेस हैं जो रात को हम पहनेंगे। देखो कितने प्यारे हैं, दादी जान ने शहर की सबसे बड़ी बुटीक से मंगवाए हैं। ज़रताशा मुस्कुराते हुए मशर को दिखा रही थी। बहुत प्यारे हैं। मशर को वाकई तीनों ड्रेसेस बहुत पसंद आए थे। तभी इसकी छोटी मुमानी कमरे में दाखिल हुई। ज़रताशा, तुम इधर बैठी हो, मैं तुम्हें पूरी हवेली में ढूंढ रही हूँ, चलो मेरे साथ किचन में और काम करवाओ। उन्होंने ज़रताशा को घूरते हुए कहा, जैसे वो कब से पूरी हवेली में ढूंढ रही थी। अम्मी, अब तो सारे काम आप मुझसे ही करवाएंगी। आखिर ये ज़रमीना मैडम तो अब दुल्हन बनने वाली हैं, अल्लाह मुझे मासूम को बचाए। ज़रताशा ने शर्त से दबाई हुई ज़रताशा ने शर्त से दुहाई दी तो नूरीन बेगम ने इसे घूरी से नवाजा, जबकि मशल और ज़मीना हंस पड़ी। तो तुम भी शादी करवा लो। ज़मीना ने हंसते हुए से मशा दिया। हाय, इस लम्हे का तो इंतज़ार कर रही हूँ, न जाने कब मेरा शहज़ादा आएगा। ज़रताशा ने मसनूई आह भरते हुए कहा तो नूरीन बेगम ने इसके सर पर चित लगाई। चुप कर पागल लड़की, नूरीन बेगम ने इसे झड़का। मुमानी, मैं आपके साथ किचन में चलती हूँ, आप मुझे बता दें क्या करना है। मशल ने बेड से उठते हुए कहा। अरे नहीं नहीं मशल बेटा, तुम बैठो, ये ज़रताशा कर लेगी काम। नूरीन बेगम ने सहूलत से इनकार किया। कुछ नहीं होता मुमानी, वैसे भी मुझे काम करने की आदत है, फारिग बैठने को दिल नहीं चाह रहा, मशल ने सादगी से कहा। हाँ चलो मशल, हम दोनों मिलकर काम करते हैं, साथ बातें करेंगे, ज़रताशा ने चहक कर कहा। नूरीन बेगम नफ़ी में सर हिलाती कमरे से निकल गई। ज़रताशा और मशल दोनों किचन में आ गई। काम करने के साथ साथ वो दोनों बातों में मसरूफ़ थे जब शाज़िया बेगम ने मशल को पुकारा। जी मुमानी। मशल बेटा, ये चाय वलीद को इसके कमरे में दे आओ, वो कब से इंतज़ार कर रहा होगा, शाज़िया बेगम ने मसरूफ़ से अंदाज में कहा था। जी अच्छा। वलीद के नाम पर इसकी इसकी धड़कनें मुंतशिर हुई थीं। ऊपर दाएं तरफ इसका पहला कमरा है। मशल ने चाय का कप ट्रे में रखा और धड़कते दिल के साथ इसके कमरे की सिमत बढ़ गई। इसने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से वलीद की भारी आवाज़ आई। आ जाएं। मशल ने गहरी सांस खारिज की और कमरे में दाखिल हुई। वलीद खिड़की के पास खड़ा किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। मशल की जानिब इसकी पुश्त थी। मशल जल्दी से बैठ के दाएं जानिब मौजूद राज की जानिब बढ़ी। इसका इरादा जल्दी से ट्रे रख कर जाने का था। ऐन इसी लम्हे वलीद फ़ोन बंद करके पलटा तो मशल को अपने कमरे में देखकर इसकी तेवरी चढ़ी। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वलीद ने पेशानी पर बल डाले पूछा। वो चाय देने आई थी, मशल ने नज़रें झुकाए बामुश्किल जुमला अदा किया था। दोबारा मेरे कमरे में आने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं, पहले ही इस हवेली में तुम्हें बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा हूँ, वलीद नागवारी से बोला। मशल को इसकी बात बहुत बुरी लगी। मैं जानबूझकर नहीं आई, मुझे बड़ी मुमानी ने कहा था कि आपको चाय। मशल ने वजाहत पेश करने की कोशिश की जब वलीद ने इसकी बात काटी।
تمہیں چاہے بڑی ممانی بھیجے یا چھوٹی ممانی، دوبارہ میرے کمرے میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ ولید نے غصے سے بولا۔ مشعل کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی۔ ولید کے لفظوں نے اسے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی تھی۔ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ مشعل کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ زرتاشا اسے ڈھونڈتے ہوئے کمرے میں آئی تو اسے روتا دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ اسے دیکھ کر مشعل نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ ولید کے رویے پر وہ بہت ہرٹ ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ مشعل نے اس کا دھیان ہٹانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ مجھ سے جھوٹ ہرگز مت بولو ورنہ میں جا کر دادو کو سب بتا دوں گی۔ سچ سچ بتاؤ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی تھی؟ زرتاشا نے اسے دھمکی دی۔ امی کی یاد آ رہی تھی، سر جھکائے اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ آنکھیں پھر سے بھرنے لگی تھی۔ زرتاشا نے بے اختیار اسے اپنے گلے لگایا۔ میں تمہاری حالت سمجھ سکتی ہوں، ماں باپ کے بغیر یہ دنیا ادھوری سی لگتی ہے، لیکن تمہارے رونے سے وہ واپس تو نہیں آ جائے گی نا، بلکہ تمہارا رونا انہیں تکلیف دے گا، اس لیے رونا بند کرو اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرو۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔ زرتاشا نے اسے پیار سے سمجھایا۔ آمین۔ مشعل نے آنسو پونچھے اور بامشکل مسکرائی۔ رات ہوئی تو حویلی رنگا رنگ لائٹوں سے روشن ہو گئی تھی۔ مہمانوں کی آمد ہو چکی تھی۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ پیسہ بہتے پانی کی مانند بے درخت خرچ کیا گیا تھا۔ زرمینا نے پیلی کرتی اور سبز لہنگا زیب تن کیا تھا، ساتھ پھولوں کی جویلری پہنی ہوئی تھی۔ نفاست سے کیے گئے میک اپ میں وہ اب غضب ڈھا رہی تھی۔ وہ جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے دائیں بائیں موجود دو لڑکیاں اس کے دونوں ہاتھوں پر مہندی لگا رہی تھی۔ اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھ کر سب نے اسے ہمیشہ مسکراتے رہنے کی دعا دی تھی۔ زرتاشا بھی کرتی لہنگے میں ملبوس تھی، ساتھ ہیل پہنے، پھولوں کی جویلری، ہلکے سے میک اپ میں وہ ہنستی مسکراتی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ لڑکوں نے سفید شلوار قمیص پہنی ہوئی تھی، گلے میں پیلے اور سبز رنگ کی چنری لی ہوئی تھی۔ نوجوان پارٹی نے تقریب میں خوب ہلہ گلا مچایا ہوا تھا۔ دادو، مشعل کدھر ہے؟ زرتاشا نے روزینہ بیگم سے پوچھا۔ اسے ابھی لڑکی تیار کر رہی ہے۔ ان کی بات پر مشعل سر ہلاتے ہوئے سٹیج کی جانب بڑھ گئی۔ مشعل نے نیلے رنگ کی کرتی اور پیلے رنگ کا لہنگا پہنا ہوا تھا۔ ریشمی بال پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ دودھیا نازک پاؤں پیلے رنگ کی ہیلز میں مقید تھے۔ مہارت سے کیے گئے میک اپ میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے اپنے دھیان میں سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اچانک اس کا لہنگا ہیل کے نیچے آیا۔ وہ حواس باختہ سی اس سے پہلے کہ گرتی، تبھی کسی نے اس کو بازو پکڑ کر اسے گرنے سے بچایا تھا۔ مشعل کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اس نے بچانے والے کی طرف دیکھا تو وہ ایک خوش شکل نوجوان تھا جو سفید رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ زارون نے اس کی شہد رنگ آنکھوں میں پھیلا خوف دیکھ کر پوچھا۔ مشعل کا بازو ابھی تک اس کی گرفت میں تھا۔ حال میں داخل ہوتے ولید نے یہ منظر جلتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کوئی لڑکا مشعل کا بازو پکڑے کھڑا تھا، اس کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ جی میں ٹھیک ہوں، مشعل نے سنبھلتے ہوئے جواب دیا۔ بازو چھوڑو اس کا۔ ولید کی سرد آواز پر مشعل بلکھلا گئی، جبکہ زارون نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور مشعل کا بازو چھوڑ دیا۔ وہ گرنے والی تھی، اس لیے میں نے ان کا بازو تھاما تھا، زارون نے وضاحت پیش کی۔ مبادا وہ غلط نہ سمجھے۔ مشعل تم باہر جاؤ، ولید نے اسے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے کہا تو مشعل اس کے لہجے کی سرد مہری محسوس کرتے فوراً باہر کی سمت بڑھ گئی۔ اگر وہ گرنے والی تھی تو گرنے دیتے، اس کا بازو تھامنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ یہاں سے گر بھی جاتی تو اس نے کون سا مر جانا تھا؟ ولید نے غصے سے کہا۔ آپ پاگل ہیں؟ زارون اس کی بات پر حیران ہوا۔ کتنی آسانی سے وہ اس کے مرنے کی بات کر رہا تھا۔ دوبارہ اسے چھونے کی کوشش مت کرنا ورنہ تمہارا ہاتھ توڑ دوں گا، ولید نے قہر آلود نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے سر لہجے میں دھمکی دی۔ زارون منہ میں کچھ بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ ولید نے وہ منظر یاد کرتے ہوئے مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ شازیہ بیگم، یہ لڑکی کون ہے؟ روزینہ بیگم اور شازیہ بیگم کچھ خواتین کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں جب ان میں سے ایک خاتون نے مشعل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ آنکھوں میں ستائش تھی۔ یہ میری نند کی بیٹی ہے مشعل۔ شازیہ بیگم ٹھٹکی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیاری ہے، اس کا کہیں رشتہ تو نہیں طے ہوا ابھی؟ شازیہ بیگم اور روزینہ بیگم نے یکدم ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ دراصل میں اپنے بڑے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے آپ کی نواسی بڑی پسند آئی ہے۔ روزینہ بیگم، اس خاتون نے مسکراتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ معذرت کے ساتھ مگر مشعل کا میرے بیٹے ولید کے ساتھ رشتہ طے ہے۔ شازیہ بیگم کی بات پر اس خاتون کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔
ओह! चलिए ख़ैर, वैसे आपका बेटा बहुत किस्मत वाला है, माशाल्लाह बहुत प्यारी है मशर, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे, आमीन। इस ख़ातून ने साफ दिल से कहा, आमीन। रोज़ीना बेगम और शाज़िया बेगम के लबों पर बेसाख्ता निकला। उन्होंने मशर की जानिब देखा जो ज़रताशा और ज़रमीना के साथ बैठी हुई बातें कर रही थी। पूरी तकरीब में वो सब में नुमायाँ थी, हर कोई इसके बारे में ही पूछ रहा था। मेहंदी की तकरीब रात को 12 बजे ख़त्म हुई थी। करीबी रिश्तेदार हवेली में ही ठहरे हुए थे, जबकि बाकी मेहमान अपने घरों को लौट चुके थे। मशल के सर में बहुत दर्द हो रही थी, इसका इरादा चाय बनाकर पीने का था। मशल ने कपड़े बदले और किचन में आ गई। मशल ने कपड़े बदले और किचन में आ गई। इस वक्त सब लोग अपने कमरों में आराम कर रहे थे। मुलाजमीन भी क्वार्टर में जा चुके थे। इसने फ्रीज़र से दूध निकाला और देचकी में कावे के लिए पानी डालकर चूल्हे पर रखा। तभी इससे अपनी पुश्त पर आहट महसूस हुई। इसने पलट कर देखा तो वहाँ ज़ारून खड़ा था। इससे देखकर मुस्कुराया। वो ज़रमीना की खाला का बेटा था, इसलिए हवेली में ही वो लोग ठहरे हुए थे। आप चाय बना रही हैं? ज़र ज़र ज़रनूर ने बावर्ची खाने में मौजूद लकड़ी की कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। जी, आप भी पियेंगे? हाँ, इसलिए तो मैं किचन में आया था, इस वक्त चाय की काफ़ी तलब हो रही है। मशल हल्का सा मुस्कुराई। मैं बना देती हूँ। मशल ने अपने और इसके लिए चाय बनाई और कपों में उंडेली। एक कप इसने ज़ारून के सामने रखा और दूसरा खुद लेकर कुर्सी पर बैठ गई। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था। अगर आज आप मेरी मदद ना करते तो यकीनन मैं बहुत बुरी तरह सीढ़ियों से गिर जाती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मशल वाकई इसकी मशकूर थी। शुक्रिया की कोई बात नहीं। वैसे आप चाय काफ़ी मज़े की बनाती हैं। ज़ारून ने चाय का सिप भरते हुए तारीफ़ी अंदाज में कहा। शुक्रिया। दोनों खामोशी से चाय पीने लगे। ज़ारून को ये खामोशी चुभ रही थी। वो चाहता था कि मशर इससे बात करे। वैसे आप कितना पढ़ी हैं? कुछ देर खामोशी के बाद ज़ारून से मज़ीद खामोश ना रहा गया तो पूछ बैठा। मैंने सिर्फ इंटर किया है। मशर के लहजे में उदासी थी। सिर्फ इंटर? क्यों? ज़ारून ने पूछा। दरअसल मैं सेकेंड ईयर में थी जब मेरे बाबा की डेथ हो गई और फिर मामा भी काफ़ी बीमार रहने लगी थी, इसलिए मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ना बेहतर समझा और फिर मामा की भी डेथ हो गई। मैं सोचती हूँ अगर नानो और ममानी की मोहब्बत ना होती तो न जाने मैं कैसी ज़िंदगी गुजारती। इन सब की मोहब्बत ने मुझे दोबारा जीना सिखाया है, वरना मामा की डेथ के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। मशल ने अफसुदगी से कहा था। बिल्कुल ठीक कहा आपने। माँ बाप के बगैर ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं। अल्लाह आपके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, आमीन। मशल की आंखों में नमी जागी, आमीन। वैसे मैंने मास्टर्स किया है और लाहौर की एक कंपनी में जॉब करता हूँ और साथ ही अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहा हूँ। ज़ारून ने इसकी उदासी देखकर मौजू बदला। आप तो फिर बहुत पढ़े लिखे हैं, मशल ने मुस्कुराकर कहा तो ज़ारून हंस पड़ा। अब ऐसी भी बात नहीं, फ़िलहाल तो अपने ख़ानदान में सबसे पीछे हूँ और इरादा सबसे आगे निकलने का है। मशल अपनी चाय ख़त्म कर चुकी थी। इसने कप धोकर रखा, तब तक ज़ारून भी चाय पी चुका था। आपके साथ वक़्त गुजार कर बहुत अच्छा लगा और एक दफ़ा फिर शुक्रिया चाय के लिए। ज़ारून ने मुस्कुराकर इसे देखा। शुक्रिया की कोई बात नहीं, मैं अपने लिए भी तो बना रही थी, आपको अगर बना दी तो कोई बड़ी बात नहीं है। मशल ने इसका कप भी धोया और दोनों कप कैबिन में रखे। ओके, गुड नाइट। ज़ारून मुस्कुराकर बालों में हाथ फेरता अपने कमरे की सिमत बढ़ गया और मशर अपने कमरे की सिमत। आज बारात की तकरीब थी। इस वक्त सब लोग डाइनिंग टेबल के गिर जमा नाश्ता करने में मसरूफ़ थे। मशर नूरीन बेगम और शाज़े बेगम के साथ किचन में इनकी मदद करवा रही थी। इसने मैंगो जूस का जग लाकर टेबल पर रखा, तभी ज़ारून ने इसे पुकारा। जी। मशल ने इसकी जानिब देखा। क्या आप मेरे लिए एक कप चाय का बना देंगी? दरअसल मुझे सुबह जूस पीने की आदत नहीं, ज़ारून ने दरख्वास्त की थी। सब हैरानी से इसे देख रहे थे, जबकि वलीद की पेशानी पर बल पड़े। इसे ज़ारून का मशल को मुखातिब करना अच्छा नहीं लगा था। मैं मुलाजमा से कहती हूँ, वो तुम्हें बना देती है, रोज़ीना बेगम ने कहा था। रोज़ीना बेगम ने कहा, साथ मुलाजमा को आवाज़ देने लगी जब ज़ारून ने इन्हें मना कर दिया। एक्चुअली मुझे मशल के हाथ की चाय पीनी है, रात को मैंने पी थी, ये काफ़ी मज़े की चाय बनाती है, ज़ारून ने मुस्कुराकर कहा। वलीद के वजूद में आग भड़क उठी, पेशानी की रगें तन गई थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, मशल बोल पड़ी। कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ।
मशर मुस्कुरा कर कहती किचन में चली गई। वलीद ने मुठियां बींचे गुस्से से ज़ारून को देखा और बगैर नाश्ता किए उठकर वहां से चला गया। सबने हैरानगी से इसे जाते देखा। अरे वलीद को क्या हुआ, नाश्ता भी नहीं किया, ऐसे ही उठकर चला गया। शाज़े बेगम के लहजे में हैरानी थी, जबकि रोज़ीना बेगम सारा मामला समझ गई थी। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। ज़ारून, आपकी चाय। मशल ने भाप उड़ाता चाय का कप लाकर इसके सामने रखा था। थैंक यू सो मच ज़ारून, नाश्ते के बाद तुम मेरे कमरे में आना, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। रोज़ीना बेगम ने इसे मुखातिब किया तो ज़ारून ने चूम कर इन्हें देखा। जी ठीक है। सब खामोशी से नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गए थे। मशल भी जरताशा के साथ बैठ गई। ये हवेली में मौजूद एक गेस्ट रूम का मंजर था जहां ज़ारून रह रहा था। इस वक्त वो स्टडी टेबल के पास बैठा हुआ था। टेबल पर सामने इसकी डायरी पड़ी हुई थी जिस पर वो कुछ लिख रहा था। मोहब्बत क्या होती है मुझे नहीं मालूम, मगर जब मैं इसे देखता हूँ मुझे अच्छा लगता है। जब वो मुस्कुराती है ज़िंदगी खिलते फूलों की मानद सी लगती है। कुछ ही घंटों में वो मेरे लिए बहुत ख़ास हो गई है, मगर फिर मुझे मालूम हुआ वो मेरी कभी नहीं हो सकती, बल्कि मैं तो रब से इसकी चाह भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो मुझसे पहले ही वलीद ज़मान की हो चुकी है। मशर वलीद ज़मान के निकाह में है। मुझे जानकर बहुत तकलीफ़ हुई। मेरी पसंद, मेरी मोहब्बत एक तरफ़ा थी। ज़ारून अब्बासी का हाथ रुका, आंखों में नमी सी थी। वलीद ज़मान बहुत खुशकिस्मत है क्योंकि इसके पास मशल है, मगर वलीद को इसकी कदर नहीं। वो उसे सिर्फ घर से भागी हुई औरत की बेटी समझता है, अपनी बीवी नहीं। इसने पेन डायरी में रखा और डायरी बंद कर दी। मज़ीद उससे नहीं लिखा गया था। दिल में दर्द सा उठा। हाय, ये एक तरफ़ा मोहब्बत भी कितनी तकलीफ़ दे देती है, इसने सोचा और रज़ियत से हंस पड़ा। आंखों के गोशे भीगे हुए थे। वली, तुम मशर को अपने साथ ले जाना। सब लोग हाल के लिए निकल रहे थे जब शाज़े बेगम ने वलीद को मुखातिब किया, जो स्याह पेंट कोट में स्याह सिल्की बाल जेल से सेट की अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ रहा था। इनकी मुखातिब करने पर रुका। माँ प्लीज़ मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा, वली ने नागवारी से कहा। शाजिया रहने दो, मैं मशर को बोल देती हूँ, वो ज़ारून के साथ आ जाएगी, रोज़ीना बेगम ने ज़रा बुलंद आवाज़ में कहा। ज़ारून के नाम पर वलीद के कदम रुके। शाज़े बेगम मुस्कुराहट दबाए गाड़ी में बैठ गई। ज़ारून के साथ क्यों आएगी वो? वली ने पेशानी पर बर डाले पूछा। हाँ तो और किसके साथ आएगी फिर? तुम तो मान ही नहीं रहे। आप लोग जाएं, मैं इसे ले आऊँगा, वली ने संजीदगी से कहा। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। रोज़ीना बेगम मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ गई। वलीद हवेली में दाखिल हुआ। सब लोग जा चुके थे। इसलिए हवेली अब बिल्कुल खामोश और वीरान सी लग रही थी। वलीद की नज़र कॉरिडोर में गई जहाँ मशर ज़ारून के साथ खड़ी बातें कर रही थी। वैसे मैं जब भी आपसे बात करता हूँ या आपके पास आता हूँ, ये आपका कज़न वलीद मुझे ऐसे घूरता है जैसे न जाने मैंने कौन सा जुर्म कर दिया हो। वैसे कज़न के अलावा भी आपका इनसे कोई रिश्ता तो नहीं है? ज़ारून की बात पर मशर कई लम्हे हिल नहीं सकी, वो जो बगौर इसके तासुरात का जायज़ा ले रहा था। अज़ियत से मुस्कुराया। उफ़ मशर, तुम मेरी पहुंच से बहुत दूर हो। तभी ज़ारून की नज़र इधर आते वलीद पर पड़ी। वैसे आप बहुत प्यारी लग रही हैं मशल। ज़ारून ने ये अल्फाज वलीद को जलाने के लिए कहे थे। इसकी तवक्को के ऐन मुताबिक वलीद को इसकी बात सुनकर गुस्सा चढ़ा। अच्छा मैं चलता हूँ। ज़ारून फ़ौरन वहाँ से निकला। क्या कह रहा था वो? वली ने सर्द लहजे में मशर को मुखातिब किया। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मशल ने इसे बताना ज़रूरी ना समझा, वरना वो फिर गुस्सा होता। वली ने गुस्से से इसका बाजू दबोचा तो मशल ने हैरानगी से इसे देखा, जो भस्म करती नज़रों से इसे देख रहा था। मुझसे झूठ मत बोलो, आजकल कुछ ज़्यादा ही तुम लोगों के दरमियान बातें नहीं होने लगी? वलीद ने गुस्से से कहा। इसने इस कदर ज़ोर से मशर का बाजू पकड़ा था, इससे अब दर्द होने लगी थी। ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। प्लीज़ मेरा बाजू छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। तकलीफ बर्दाश्त से बाहर हुई तो मशल की आंखों में पानी भरने लगा। कहीं तुम्हारा भी अपनी माँ की तरह इसके साथ भाग जाने का इरादा तो नहीं है? वलीद इसका बाजू छोड़ते हुए काटदार लहजे में बोला। तो इसकी बात पर मशल तड़प उठी थी। आप मेरी अम्मी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? बोलते हुए मशल की आवाज़ भीग गई थी, आंसू टप टप आंखों से बह रहे थे। वलीद की बात ने गोया इसके दिल पर खंजर चला दिए थे। यही सच है, तुम्हारी माँ एक भागी हुई औरत थी जो रातों रात अपनी आशिक के साथ भाग गई, बगैर अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह किए। वलीद का लहजा आग की मानिंद धकता हुआ था। चेहरे पर चट्टानों से सख्ती थी, जबकि आंखों में नफरत थी।
मशल बेयकीनी से इसे देख रही थी। अपनी माँ के लिए ये अल्फाज सुन के इसकी रूह घायल हो गई थी। बस कर दें, ऐसा कुछ नहीं है, झूठ है ये सब, बिल्कुल झूठ है। मेरी अम्मी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, समझे आप। मशर रोते हुए जज्बाती अंदाज में चलाई। जब वलीद ने जहराना अंदाज में इसका जबड़ा दबोचा, आवाज़ नीची रखो वरना बहुत पछताओगी। पता तुम्हें पता तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें पता तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। लेकिन मुझे तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे से सख्त नफ़रत है। जब जब मैं तुम्हें देखता हूँ, मुझे मेरे चाचू दादा की शर्मिंदगी से झुके सर याद आ जाते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से पहली दफ़ा झुके थे। वली तकरीबन धीमी आवाज़ में दहाड़ा। मशर सहमी नज़रों से उसे देख रही थी। इसका हर लफ्ज़ पूर नफ़रत में डूबा हुआ था। न जाने मैं तुम्हें इस हवेली में कैसे बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना मैं तो तुम्हारी जैसी लड़की की शक्ल देखना भी गवारा ना करूं। मेरी नज़र में सकीना की बेटी सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत के काबिल है, ना कि हवेली वालों की मोहब्बत के। वलीद इसका जबड़ा आज़ाद करता हकारत से बोला। इसका लहजा इस कदर हितक अमेज़ था कि मशे का दिल चाहा इसी लम्हे ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। आंसू थे कि बहते ही जा रहे थे। ये औकात है तुम्हारी मेरी नज़र में। वलीद ने नफ़रत में डूबा आखिरी वार किया और लंबे लंबे डग बढ़ता वहाँ से चला गया। मशर रोते हुए अपने कमरे में बंद हो गई। नहीं, मेरी अम्मी ऐसी नहीं हो सकती, वलीद झूठ बोल रहा है। मशे सिसकते हुए बोली। समातों से बार बार वलीद की नफ़रत अमेज़ अल्फाज टकरा रहे थे। इसके जहन पर दबाव बढ़ता जा रहा था। झूठ है, सब झूठ। मशर बार बार बस यही अल्फाज दोहरा रही थी। अचानक इसके दिमाग में दर्द की शदीद लहर उठी। इसका पूरा वजूद तकलीफ़ से लर्ज़ उठा। इसने अपना सर दोनों हाथों में थामा। तकलीफ़ लम्हा ब लम्हा बढ़ती गई। मशल की पलकें भारी होने लगी थी। तभी इसके आंखों के आगे अंधेरा छा गया और इसका वजूद होशो हवा से बेगाना होता धड़म से ज़मीन बोस हुआ। वलीद, मशल किधर है? इसने तो तुम्हारे साथ आना था ना? आई नहीं, बारात आने वाली है। शाज़िया बेगम ने वलीद को अकेला देखकर हैरानगी से पूछा। वो नहीं आई, वलीद स्पार लहजे में कहता स्टेज की जानिब बढ़ गया। शाज़िया बेगम पेशानी से इसकी पुश्त को देखती ज़ारून के पास आई। ज़ारून बेटा, आप एक काम कर दोगे? जी खाला बोलें। ज़ारून इनकी जानिब मतवज्जो हुआ। बेटा ज़रा हवेली जाना। मशर वलीद के साथ पता नहीं क्यों नहीं आई, हालांकि मैंने वलीद को कहा था कि मशर को ज़रूर लाना। शाज़िया बेगम के लहजे में परेशानी का अंसर नुमाया था। इसकी बात पर ज़ारून भी परेशान हुआ था, मगर ज़ाहिर नहीं किया। जी मैं जाता हूँ। ज़ारून तेज़ी से हाल से बाहर निकला। दूसरी जानिब वलीद बहुत बेचैन था। इसकी समातों से बार बार मशर के रोने की आवाज़ टकरा रही थी। इसकी सिसकियाँ सुनाई दे रही थीं। मुझे इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, वो बहुत रो रही होगी। वली ने बेचैनी से सोचा। अचानक वो उठकर हाल से बाहर निकला। इस वक्त वो हवेली में अकेली थी और यही बात वलीद को बेसुकून कर रही थी। कुछ भी सोचे समझे बगैर वो जल्दी से गाड़ी में बैठता हवेली की जानिब बढ़ गया था। जो ही ज़ारून हवेली में दाखिल हुआ, इसी लम्हे वलीद की गाड़ी हवेली के गेट के सामने आकर रुकी। ज़ारून ने हैरानी से खाली हवेली को देखा और तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगता हुआ मशल के कमरे की समत बढ़ा। मशल, क्या आप कमरे में हैं? ज़ारून ने इसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हुए पूछा, मगर जवाबन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई थी। ज़ारून को यकदम ढेरों परेशानी ने आन घेरा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वलीद ऊपर आया तो ज़ारून को मशर के कमरे के सामने देखकर चूका था। मुझे खाला ने भेजा था कि मशर को हवेली से ले आऊँ, मगर पता नहीं क्यों मशर दरवाज़ा नहीं खोल रही। ज़ारून के लहजे में फ़िक्रमंदी का अंसर नुमाया था, जिसे महसूस करते वलीद ठटका, मगर इस वक्त इससे मशल की फ़िक्र थी। मशल दरवाज़ा खोलो, वलीद बुलंद आवाज़ में बोला और हैंडल घुमाया। दरवाज़ा अंदर से लॉक था। वलीद, साईं क्या हुआ? तभी शकील मुलाजिम इनकी आवाज़ें सुनकर भागा चला आया था। शकील, जाओ जल्दी से इस कमरे की चाबियां लेकर आओ, वलीद ने हुक्म सादर किया। शकील सहलाता भाग कर मशर के कमरे की चाबियां लाया। वलीद ने इससे चाबियां ली और लॉक खोला। जो ही दरवाज़ा खोला, वलीद और ज़ारून जल्दी से कमरे में दाखिल हुए। मशर सामने ही ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। वलीद तेज़ी से इसकी जानिब बढ़ा। मशल आंखें खोलो। वलीद ने इसका गाल थपथपाते हुए इसे पुकारा, मगर बेसूद। इसने मशल की नब्ज़ चेक की, जो कि बहुत मदम चल रही थी। ज़ारून दरवाजे के पास खड़ा बस मशल की बंद आंखों को देख रहा था। मशल को इस हालत में देखकर इसके दिल में दर्द सा उठा था। वलीद ने लम्हे के हिस्सों में मशल को हाथों में उठाया और बाहर की जानिब बढ़ा। ज़ारून भी जल्दी से इसके पीछे भागा। वलीद इसे लेकर गांव में मौजूद करीबी हॉस्पिटल में आया था। मशल अंदर कमरे में थी और डॉक्टर इसका चेकअप कर रहे थे। वलीद बेचैनी से इधर उधर चक्कर काट रहा था। नज़र बार बार दरवाजे की जानिब उठ रही थी। जिसके पीछे मशल थी। क्या कहा था तुमने मशल से? वो जिस हाल
वो जो इस हाल में पहुंच गई? ज़ारून ने गुस्से से पूछा। वलीद ने चूक कर इसे देखा। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? वलीद की पेशानी पर बल पड़े थे। जब मैं हाल के लिए निकला था तो वो बिल्कुल ठीक थी। इसके बाद तुम इसके पास थे और मशल ने तुम्हारे साथ ही आना था। तुमने इससे से ऐसा क्या कहा कि वो तुम्हारे साथ नहीं आई और इसकी ये हालत हो गई? वलीद ने बहुत ज़ब्त से इसकी बात सुनी थी। मशल मेरी बीवी है, मैं इसे जो कुछ मर्जी कहूँ तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और तुम इससे दूर रहो। ज़ारून अब्बासी शहादत की उंगली उठाते वली ने सख्ती से तनबीह की थी और ज़ारून को गुस्सा चढ़ा। पहले खुद तो इस बात को तस्लीम कर लो वली, ज़मान के मशल तुम्हारी बीवी है, फिर मुझे कुछ कहना, ज़ारून ने तंज़िया कहा। इससे पहले कि वलीद जवाबन से कुछ कहता, इसी लम्हे डॉक्टर कमरे से बाहर निकला। वलीद इसे नज़रअंदाज करता डॉक्टर की जानिब बढ़ा। मिस्टर वलीद, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़हनी दबाव के बायस वो बेहोश हो गई थी, बाकी सब ठीक है, कुछ ही देर में इन्हें होश आ जाएगा, डॉक्टर ने पेशावराना अंदाज में कहा। वलीद ने सर हिलाया। मज़ीद डॉक्टर ने इसे कुछ हदायत दी और वहाँ से चला गया। इसने धीरे धीरे आंखें खोली तो नज़र सीधा छत पे लटकते पंखों से टकराई। सर बहुत भारी हो रहा था। कुछ देर वो यूं ही गायब दिमागी से पंखों को घूरती रही, फिर आस्ता आस्ता सब कुछ याद आने लगा। वलीद की सख्त बातें, इसका रवैया, सब कुछ बेख्तियार इसकी आंखों में नमी उभरी। सब कुछ याद करते हुए इसने इर्द गिर्द ध्यान दिया तो वो हॉस्पिटल में थी। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला। रोज़ीना बेगम कमरे में दाखिल हुई। मशल बेटा, अब कैसी तबीयत है? उन्होंने नरमी से पूछा। मशल ने इनके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, वो बस खामोशी से इन्हें देख रही थी। नानो, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ, मशल बोली तो आवाज़ बहुत मदम थी। इसकी बात पर रोज़ीना बेगम ज़रा चौंकी। हाँ, बस हम लोग अभी हवेली वापस जाएंगे, वलीद डॉक्टर से बात करने गया है। नानो, मुझे अपने बाबा के घर जाना है, मशल ने स्पार लहजे में कहा। मशल, तुम इन लोगों की असलियत जानते हुए भी इनके पास जाना चाहती हो, ये जानते हुए भी कि वो कैसे लोग हैं? मशल ने इनके चेहरे से नज़रें हटाईं और सामने दीवार पर टका दी। वो लोग जैसे भी हैं, कम से कम मुझे इस बात का ताना तो नहीं देते कि मैं एक भागी हुई औरत की बेटी हूँ, या फिर वो लोग मेरे किरदार पर उंगली तो नहीं उठाते? मशल का लहजा सर्द था। इसे वलीद की बातों ने बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। इसकी बात पर दरवाजे में खड़ा वलीद कई लम्हे हिल नहीं सका था। मशल, मैं जानती हूँ वलीद गलत है, इसे तुमसे ये सब नहीं कहना चाहिए था, मगर फिर भी वो लोग ठीक नहीं हैं। इन्हें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। इन्हें अगर परवाह है तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी जायदाद की, जो तुम्हारे बाप ने मरने से पहले तुम्हारे नाम की थी। रोज़ीना बेगम ने इसे समझाने की कोशिश की। नानो प्लीज़, मुझे मजबूर मत करे, मशल ने दो टोक लहजे में कहा। रोज़ीना बेगम खामोश हो गई। दादो, आप बाहर जाएं, मुझे मशल से अकेले में कुछ बात करनी है, वलीद ने संजीदगी से कहा। रोज़ीना बेगम मशल को देखती कमरे से बाहर निकल गई। अब पीछे सिर्फ मशल और वली थे। कमरे में मुकम्मल सकूत था। वली चलता हुआ इसके बेड के करीब आया और अभी तक इन्हीं कपड़ों में मौजूद थी जो इसने बारात पर जाने के लिए पहने थे। स्याह सिंपल सी मैक्सी में इसका मेकअप और ज्वेलरी डॉक्टर उतार चुकी थी। स्याह रेशमी बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। सादगी में भी वो गज़ब ढा रही थी। इसके भारी कदमों की चाप सुनते मशल ने आंखें मूंद ली। साफ इशारा था कि वो इससे कोई बात नहीं करना चाहती। हवेली वापस क्यों नहीं जाना चाहती तुम? वलीद की भारी गंभीर आवाज़ इसके समाज से टकराई, मगर वो अनजान बनी रही। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ मशल, वलीद ने बहुत ज़ब्त से कहा। मशल का इसे नज़रअंदाज करना वलीद को बहुत बुरा लगा था। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ जाएं यहाँ से, इसने आंखें खोलते ही कहा। लहजा सपाट था। वलीद सीने पर बाजू बांधे संजीदा चेहरा लिए इसे देख रहा था। स्याह पैंट और सफ़ेद शर्ट में मलबूस स्याह बाल पेशानी पर बेतरतीबी से बिखरे हुए थे। वो हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा था। पहली मुलाकात में मशर के दिल में वलीद के लिए जो जज्बात उभरे थे वो अब गोया ख़त्म हो गए थे। मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए मशल, वलीद ने अब की बात ज़रा सख्ती से कहा। मेरे हवेली ना जाने से तो आपको खुश होना चाहिए। आखिर इतनी मुश्किलों से तो आप मुझे हवेली में बर्दाश्त कर रहे थे। अच्छी बात है, जान छूट जाएगी आपकी मुझसे, मशर तलखी से बोली। खैर, इतनी आसानी से तो मेरी तुमसे जान नहीं छूटने वाली। फ़िलहाल बिला वजह ज़िद करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। तुम बस हमारे साथ हवेली जा रही हो, वली ने दो टोक लहजे में कहते हुए गोया बात ख़त्म कर दी थी। मशल ने गुस्से से मुठियाँ बींचते हुए आंखें मूंद ली। इसकी हरकत पर वलीद मुस्कुराहट दबाता कमरे से निकल गया।
सूरज तुलू हो रहा था। इस वक़्त मौसम बहुत प्यारा था, हल्की-हल्की हवा चल रही थी जो दिल को राहत पहुँचाती थी। मशक कल हवेली वापस आ गई थी। फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद वो लॉन में चहलकदमी कर रही थी। स्याह रंग की सादा शलवार कमीज़ में मलबूस बालों की चुटियाँ बनाई हुई थी। स्याह रेशमी दुपट्टा गले में फैलाया हुआ था। इस आम से हुलिये में भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम। मशल अपनी सोचों में गुलाब के फूलों को देखने में मगन थी। ज़रा उनकी आवाज़ पर इसने होश की दुनिया में कदम रखा। वालेकुम अस्सलाम। मशल ने सर पर दुपट्टा ओढ़ते हुए मध्यम आवाज़ में जवाब दिया। अब कैसी तबीयत है आपकी? ज़ारून ने इसके चेहरे पर नज़रें जमाए नरमी से इसका हाल दरियाफ्त किया। जी अब काफ़ी बेहतर है। ज़ारून को इस उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। आप उदास मत हुआ करें मशल, आप सिर्फ मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हैं। मुस्कुराने की के लिए वजह का होना ज़रूरी है, बेवजह दिल से नहीं मुस्कुराया जाता। और बात जहाँ तक बात खोखली मुस्कुराहट की है तो वो आपको मज़ीद अज़ियत देती है। मशल ने तल्खी से कहा तो इसकी बात पर ज़ारून लाजवाब हो गया। आज हम लोग वापस जा रहे हैं। ज़ारून ने फ़िज़ा में घुलती उदासी को कम करने के लिए मौजू बदला। मशल ने चूं कर इससे देखा। एक बात बोलूं? मशल ने इजाज़त तलब की। ज़ारून मुस्कुराया। आपको भला इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? आपसे बात करके मुझे एक दोस्त की बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होती। मशल ने मुस्कुरा कर कहा। तो फिर हमें ज़रूर दोस्त बन जाना चाहिए। ज़ारून ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ इसकी जानिब बढ़ाया। मशल ने एक नज़र से देखा और इसका हाथ थाम लिया। ज़रूर वलीद, हमने एक फ़ैसला किया है। रोज़ीना बेगम ने वलीद को मुखातिब किया जो सोफ़े पर बरजमान था। इस वक्त सब लोग शाज़े बेगम, नौरीन बेगम, ज़मान और दिलावर इनके कमरे में मौजूद थे। रोज़ीना बेगम ने इन्हें अपने किसी फ़ैसले से आगाह करने के लिए जमा किया था। कैसा फ़ैसला माँ? दिलावर खान ने नासमझी से पूछा। हसाम और ज़मीना के वलीमे के साथ वलीद और मशल का दोबारा निकाह होगा, साथ रुखसती भी। रोज़ीना बेगम ने भरपूर संजीदगी के साथ सबको अपने फ़ैसले से आगाह किया था। दादी जान, मुझे आपके इस फ़ैसले से एतराज़ है। आप बग़ैर मेरी मर्ज़ी जाने इतना बड़ा फ़ैसला कैसे कर सकती हैं? वलीद ने नागवारी से कहा। वलीद, तुम्हें मशल से आखिर मसला क्या है? माशाल्लाह इतनी अच्छी लड़की है, अब बस कर दो। बेवजह इससे इतनी नफ़रत करते रहोगे तो बाद में सिर्फ तुम्हें पछतावा होगा। वलीद ने बड़े ज़ब्त से इनकी बात सुनी थी। वलीद, मेरी बात सुनो। इससे पहले वलीद रोज़ीना बेगम को जवाब देता, शाज़े बेगम ने इसे मुखातिब किया तो इनकी जानिब मतवज्जह हुआ। तुम्हें मशल इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि तुमने इससे हमेशा सकीना की बेटी की नज़र से देखा है, अपनी बीवी की नज़र से नहीं। इसे देखने का अंदाज़ बदलो, तुम्हारे इसके लिए जज्बात तो खुद ब खुद बदल जाएंगे। शाज़े बेगम ने इसे नरमी से समझाया। शाज़िया बिल्कुल ठीक कह रही है वलीद। रोज़ीना बेगम ने इसकी बात से इत्तफ़ाक़ किया। जब आप लोग फ़ैसला कर चुके हैं तो फिर मैं अब क्या कर सकता हूँ? यकीनन अब आप लोग अपने फ़ैसले से पीछे नहीं हटने वाले। वलीद सद महरी के साथ कहता उठकर कमरे से चला गया। सब ने परेशानी से इसकी पुश्त को देखा था। हसाम और ज़मीना के वलीमे की तकरीब के साथ वलीद और मशर का निकाह खैर आफियत से हो गया था। जब इसे निकाह की खबर दी गई तो वो चाहकर भी इनकार नहीं कर सकी थी, और करती भी कैसे? फ़िलहाल वो इनके रहमो करम पर थी। मशर का सारा सामान वलीद के कमरे में शिफ्ट हो गया था। ज़रताशा और शाज़े बेगम इसको वलीद के कमरे में बैठा कर गई थी। कमरे को बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। पूरा कमरा फूलों की भीनी भीनी खुशबू से महक रहा था। मशल बेड के वस्त में लहंगा फैलाए बैठी थी। ऐन इसी लम्हे दरवाज़ा खुला। इसकी दिल की धड़कनें मुंतशिर हुई। वलीद कमरे में दाखिल हुआ। इसने सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ और स्याह वास्कट में संजीदा चेहरा लिए वलीद ज़मान बेहद खूबरू और वजिया लग रहा था। मशल के वजूद को नज़रअंदाज करता हुआ सिंगार में इसकी जानिब बढ़ा और रेस्ट वॉच उतारने लगा। मशल नज़र झुकाए बैठी हुई थी, चेहरे पर घबराहट नुमायां थी। दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। वलीद की खामोशी उसे मज़ीद खौफज़दा कर रही थी। इधर आओ। वो अपनी सोचों में गुम थी जब वलीद की भरपूर संजीदगी में डूबी भारी आवाज़ इसकी समाज से टकराई थी। इसने सर उठाकर हैरानी से देखा। जो सिंगार मेज से पुश्त टकाए संजीदगी से इसे देख रहा था। मशल ने दोनों हाथों में लहंगा संभाले और धड़कते दिल के साथ बेड से उतरती इससे दूर खड़ी हो गई। वलीद ने बगौर इसका जायज़ा लिया जो सुर्ख रंग के भारी भरकम लहंगे में मलबूस ख़ानदानी ज़ेवरात पहने हुए थी। मेहंदी से सजे नाजुक हार नफासत से किए गए मेकअप में वो गज़ब ढा रही थी। इसने अपनी जेब से सोने के कंगन निकाले और अपने कदम इसकी जानिब बढ़ाए। जो सर झुकाए मुजरमों की तरह खड़ी थी। वलीद ने इसका हाथ थामा और इसकी दूधिया कलाई में वो कंगन सजाने लगा था। बहुत प्यारी लग रही हो। मशल ने घनी पलकों की झालर उठाकर इसे देखा, जिसकी आंखें बहुत सर थी। चेहरा किसी भी किस्म के जज्बात से आरी था। तुम्हारी तारीफ भी कर दी और तुम्हारी मुँह दिखाई भी दे दी।
अब सुबह तुम्हारा चेहरा हरगिज़ लटका हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा शौहर होने की हैसियत से शायद ये ज़रूरी था। इसका लहजा तंज़िया था। मशर का दिल छन से टूटा, आंखों में नमी उभरी। माँ कहती है कि मैं तुम्हें अपनी बीवी की नज़र से देखूंगा तो मेरे जज्बात बदल जाएंगे, मगर वो ये नहीं समझती कि मेरा दिल तुम्हें बीवी मानने पर राज़ी ही नहीं होता। लेकिन अफसोस, तुम तो 15 साल से मेरी बीवी हो। इसका एक एक लफ्ज़ नफ़रत में डूबा हुआ था। मशल की कलाई दस्तूर इसकी गिरफ्त में थी। वलीद के ज़हर खुंदा लफ्ज़ों ने इसका दिल ज़ख्मी कर दिया था। तुम चेंज कर सकती हो। मशल की कलाई आज़ाद करते हुए इसने अपने कदम स्टडी रूम की सिमत बढ़ाए। मशल बदस्तूर इसी जाविये में खड़ी थी। आंसू पलकों की बात तोड़कर बह निकले थे। और हाँ, मेरे बेड पर सोने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, सोफ़े पर तुम सो सकती हो। वलीद की सपाट आवाज़ और इसके बाद स्टडी रूम का दरवाज़ा बंद होने की इसे आवाज़ आई। मशल ने कांपते हाथों से अपना सूट लिया और बाथरूम में आईने में अपना अक्स देखा तो आंसू मज़ीद रवानी से बहने लगे थे। इसने बेयकीनी से अपने बहते आंसू को देखा था। मैं क्यों रो रही हूँ, ये जानते हुए भी कि मेरी इनकी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। वो मुझे अपनी बीवी तक मानने पर राज़ी नहीं है, फिर भी मैं रो रही हूँ। क्यों मशल, क्यों तुम रो रही हो? इसने ज़ोरकतार रोते हुए खुद से सवाल किया। इसकी सब्र का पैमाना लरबेज हो चुका था। वली ज़मान खान, आप बहुत जालिम हैं। आपका रवैया, आपकी बातें किसी को कितनी तकलीफ़ देती हैं। आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अगर गर्ज है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेवजह की नफ़रत से। मशा दरवाजे की पुर्ज से टेक लगा कर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। इसका दिल मातम कर रहा था, रूह ज़ख्मी हुई थी। क्या मैं कभी आपके सितम भूल कर आपको माफ़ कर सकूंगी वलीद? इसने खुद से सवाल किया, मगर जवाब नहीं आया। आंसू बस बहते जा रहे थे। कितनी ही देर वो इसी जाविये में बेहिस्सो हरकत बैठी रही। रात धीरे धीरे बहती जा रही थी और दूसरी जानिब वली स्टडी रूम में बैठा सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। इसके दिलो दिमाग में एक जंग छिड़ी हुई थी। रात के 1 बजे वो कमरे में दाखिल हुआ तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। मशर सोफे पर कंबल ओढ़े मुखालिफ सिंध में रुख करवट लिए लेटी हुई थी। वलीद की जानिब इसकी पुश्त थी। इसके स्याह रेशमी बाल सोफे पर बिखरे हुए थे। इसने एक नज़र इस पर डाली, बेड पर लेट गया, बग़ैर कंबल ओढ़े, सर्दी की परवाह किए बग़ैर। शायद वो अपने अंदर भड़कती नफ़रत की आग को ठंडा करना चाहता था। करीबी मस्जिद में गूंजती अजान की आवाज़ सुनकर इसकी नींद टूटी। इसने अपना दुपट्टा उठाकर गले में डाला और बेड की सिमत देखा, जहां वलीद बाएं बाजू आंखों पर रखे सो रहा था। इतनी सर्दी में बगैर कंबल ओढ़े। मशर सोफे से उतर कर बेड के नज़दीक आई और ठीक से उस पर कंबल ओढ़ा था। कई लम्हे वो खड़ी से देखती रही। बिलाशुबा वो एक शानदार मर्द था, मगर साथ बहुत जालिम भी था। इसने सर झटका और वज़ू की नीयत से बाथरूम में घुस गई। वज़ू करके से नमाज अदा की और कमरे से बाहर निकली। दुपट्टा हिजाब की सूरत में लिपटा हुआ था। इसका रुख रोज़ीना बेगम के कमरे की सिमत था। मशल इनके कमरे में दाखिल हुई तो वो कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। रोज़ीना बेगम इसे देखकर मुस्कुराई और कुरान पाक को गुलाफ में लपेट कर एहतियात से रैक में रखा। मशल खामोशी से इनके पास जाकर बैठ गई। नानो, हमारा निकाह बचपन में क्यों हुआ था? मशल का लहजा धीमा था। रोज़ीना बेगम मुस्कुराई। ये रिवाज है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो इनको एक दूसरे से मसनूब कर दिया जाता है। फिर जब लड़की की उम्र 10 साल और लड़के की उम्र 15 साल का हो तो। रोज़ीना बेगम के लबों पर वही सी एक मुस्कुराहट थी। नाना ने क्यों अम्मी को माफ़ किया था? काश वो इन्हें माफ़ ना करते। मशर ने तल्खी से कहा। रोज़ीना बेगम ने हैरानगी से देखा। मशर, ये तुम क्या कह रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ नानो, काश नाना अम्मी को माफ़ ना करते, ना हमारा निकाह होता, ना मैं इस हवेली में वापस आती, ना मुझे अपने शोहर की इतनी नफरत सहनी पड़ती। मशल करत से बोली। इसकी आंखें पानी से लबालब भर गई थी। रोज़ीना बेगम ने इसे तड़प कर अपने सीने से लगाया तो मशल ज़ोरकतार रो पड़ी। नानो, ऐसा क्यों होता है? माँ बाप के किए की सज़ा औलाद को क्यों भुगतनी पड़ती है? इसने सिसकते हुए पूछा। रोज़ीना बेगम खामोशी से इसका सर थपथपाती रही। इनके पास इसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। नाश्ते का वक्त था। सब लोग डाइनिंग टेबल पर जमा थे। मशर दोबारा कमरे में नहीं गई थी। वो रोज़ीना बेगम के साथ डाइनिंग टेबल पर ही आ गई थी। मुलाजमीन नाश्ता लगा रहे थे। एन इसी लम्हे वलीद भूरे रंग की शलवार कमीज़ में मलबूस अपनी सहर अंगेज़ शख्सियत के साथ हाल में दाखिल हुआ। कंधों पर अपनी भूरी चादर लपेटी हुई थी। इसने आवाज़ बुलंद सबको सलाम किया और मशर के साथ वाली कुर्सी पर बरजमान हो गया। वलीद के वजूद से उठती मैसूर कुन खुशबू इसकी नथों से टकराई तो धड़कने बेतरतीब हुई, मगर मशल ने सर उठा कर उसे देखने की जुर्रत नहीं की थी। शकील, मेरा सामान
पैक कर देना, 5 बजे मुझे इस्लामाबाद के लिए निकलना है। नाश्ता करते हुए वलीद ने अचानक अपने ख़ास मुलाजिम को मुखातिब किया था, जो दूसरे मुलाजिमीन के साथ एक तरफ सर झुकाए खड़ा था। जी साहब, वलीद इस्लामाबाद क्यों जाना है? रोज़ीना बेगम ने इससे पूछा। ज़रूरी काम है, वलीद ने मुख्तसर जवाब दिया, लेकिन हमने तो सोचा था कि आप लोगों को हसाम और ज़मीना के साथ मरी भेजेंगे। मरी किस लिए? क्या मतलब किस लिए? हसाम और ज़मीना घूमने जा रहे थे, हमने सोचा आप लोग भी चले जाते। चलो खैर, अब आप इस्लामाबाद जा रहे हैं तो मशल भी आपके साथ जाएगी, रोज़ीना बेगम ने हुक्मिया लहजे में कहा। इनकी बात पर मशल ने झटके से सर उठाकर इन्हें देखा। मशल क्यों जाएगी? वलीद की पेशानी पर बल पड़े। क्या मतलब क्यों जाएगी? अभी कल आप लोगों की शादी हुई है और आप अपनी बीवी को यहाँ छोड़कर खुद इस्लामाबाद जा रहे हैं, ये अच्छी बात तो नहीं है। मशल भी आपके साथ ही जाएगी। मगर दादी जान, वलीद ने कुछ कहना चाहा जब रोज़ीना बेगम ने इसकी बात काटी थी। अगर मगर कुछ नहीं, मशाल्लाह, आप अपना और वलीद का सामान पैक कर लो, आप इस्लामाबाद जा रही हो। इसकी बात पर मशा ने वलीद की जानिब देखा, जो काफ़ी गुस्से में लग रहा था। इसने बेचारगी से रोज़ीना बेगम को देखा, आंखों ही आंखों में इल्तिजा की थी कि मुझे नहीं जाना। मशल, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही? रोज़ीना बेगम ने ज़रा सख्ती से कहा तो नाचार मशल को उठना पड़ा। वलीद लाताल्लुक़ सा अब खामोशी से नाश्ता करने में मसरूफ़ था। रात के 8 बजे वलीद और मशल इस्लामाबाद पहुंचे थे। वलीद ने होटल में अपने लिए पहले ही कमरा बुक करवा लिया था। इतने लंबे सफ़र के बाद वो लोग कमरे में आते ही सो गए थे। रात का न जाने कौन सा पहर था जब इसकी आंख सिसकियों की आवाज़ से सुनकर खुली। मशल दोनों घुटने सीने से लगाकर इनमें चेहरा छुपाए रो रही थी। वलीद इस रात के इस पहर यूं रोता देखकर परेशान हुआ। इसने लाइट ऑन की तो पूरा कमरा रोशनी में भीग गया। रोने की शिद्दत से इसका वजूद होले होले हिल रहा था। मशल, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? वलीद ने फिक्रमंदी से पूछा। इसकी आवाज़ पर मशल की सिसकियां थमी। इसने घुटनों से सर उठाया, जल्दी से अपना चेहरा साफ किया। नहीं, कुछ नहीं हुआ। समझ नहीं आवाज़ में जवाब दिया, धीमी आवाज़ में जवाब दिया। आंसू ना चाहते हुए भी बहते जा रहे थे। मशल ने लरजती हुई, मशल मेरी तरफ देखो, क्यों रो रही हो? वलीद ने इसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए नरमी से पूछा। आप गुस्सा करेंगे? इसका लहजा सहमा हुआ था, आंसू पलकों पर अटके हुए थे, सुर्ख चेहरा, लरजते लब, भीगी पलकें। वलीद कई लम्हे इसके चेहरे से नज़रें नहीं हटा सका। बिलाशुबा वो हुस्न और नज़ाकत का पैकर थी। नहीं करता गुस्सा, बोलो क्या हुआ? वलीद ने बददस्तूर नरमी से पूछा। इसकी हालत देख कर वो चाह कर भी इसके साथ सख्त रवैया अख्तियार नहीं कर सका। अम्मी याद आ रही हैं। मशर का गला रंध गया और ज़ोर कतार रो पड़ी। वलीद कुछ देर इसे खामोशी से देखता रहा, फिर बेख्तियार इसे अपने खसार में लिया। मशर इसका सारा पाते ही पूरी तरह बिखर गई थी। मशर ने सकीना का जिक्र किया तो लाशौरी तौर पर वलीद को गुस्सा नहीं आया था। वो इसे सीने से लगाए खामोशी से इसकी सिसकियाँ सुनता रहा। कुछ देर मशर को हशकोले भरता वजूद थम गया और इसके सीने से लगी सो गई थी। वलीद ने धीरे से इसे खुद से अलग करके ठीक से लटाया और इस पर कंबल ओढ़ा। वो सोते हुए इसे मज़ीद प्यारी लगी थी। आई एम सॉरी मशल फॉर एवरीथिंग। वलीद ने धीरे से सरगोशी की और इसका हाथ थामा। मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हें अपना कर मैं तुम्हें खो ना दूँ, अपनी आदत डालकर कहीं तुम भी अपनी माँ की तरह छोड़ ना जाओ। वो सरगोशी नुमा आवाज़ में इसे मुखातिब था। वलीद ने इसके हाथ की पुश्त पर अपने लब रखे और बेड से उतर गया। सुबह के 7 बज रहे थे। वेटर के ज़रिए इसने अपना और मशर का नाश्ता कमरे में मंगवा लिया। मशल बाथरूम में थी जबकि वलीद सोफे पर बैठा ज़मीनी कागजात की वर्कगर्दानी कर रहा था। बाथरूम का दरवाज़ा खोला, मशर बाहर निकली। शफाफ चेहरे पर पानी की बूंदें टपक रही थी। वलीद ने इसकी जानिब नहीं देखा, वो बददस्तूर अपने काम में मगन था। रात की अपनी बेख्तियारी के बायस दोनों एक दूसरे से कतरा रहे थे। फिर दोनों ने खामोशी से नाश्ता किया। वेटर बर्तन लेकर चला गया। वलीद ने तमाम कागजात फाइल में रखे और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। मशल, मैं जा रहा हूँ, दरवाज़ा लॉक कर लेना, मुझे आने में देर हो जाएगी। मशल ने मसरूफ़ से अंदाज में कहा। मैं अकेली कैसे रहूँगी? मशल ने सहमी आवाज़ में पूछा। अनजाना शहर, अनजानी जगह, इससे बेहद डर लग रहा था। क्या मतलब कैसे रहोगी? वलीद ने नासमझी से देखा तो मशल ने लब कुचले। मुझे अकेले डर लगेगा। इसके चेहरे पर खौफ की परछाइयाँ थी। वलीद ने बेख्तियार मुस्कुराहट दबाई। कुछ नहीं होता, तुम टीवी देख लेना, वक़्त गुजरने का पता भी नहीं चलेगा। वलीद ने इसे मशवरा दिया। साथ घड़ी में वक़्त देखा, इसे देर हो रही थी। लेकिन मैं टीवी पर क्या देखूंगी? मशर को नहीं परेशानी लहा कोई।
उफ मशल, कुछ भी देख लेना, फ़िलहाल मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। वलीद ने उजलत में कहा। मशल के चेहरे पर उदासी फैली। अचानक वलीद को कुछ सोचकर रुका। इसने जेब से अपना फ़ोन निकाल के उसे पकड़ाया। मशल ने हैरानगी से देखा। दादो से बात कर लेना। वलीद बोलकर रुका नहीं बल्कि कमरे से चला गया। मशल कुछ देर तो हैरानगी से बंद दरवाजे को देखती रही, फिर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट ने इसके लबों का अहाता किया। वलीद की वापसी शाम को 5 बजे हुई थी। मशर थोड़ी देर रोज़ीना बेगम से बात करने के बाद दोबारा सो गई थी। वलीद कमरे में आया तो दरवाज़ा लॉक नहीं था, जबकि मशर सो रही थी। वलीद को उसकी लापरवाही पर गुस्सा आया। इसने गुस्सा ज़ब्त किया और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गया। पानी गिरने की आवाज़ पर मशर की नींद टूटी। इसने जमाई रोकते हुए बेड क्रों से टेक लगाई। इसी लम्हे बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो मशर सीधी होकर बैठी। स्याह पैंट और सफ़ेद शर्ट में मलबूस तौली से अपने गीले बाल रगड़ता वलीद बाहर आया। वो हमेशा की तरह शानदार लग रहा था। वलीद ने तौलिया स्टैंड में लटकाया। तुमने दरवाज़ा लॉक क्यों नहीं किया था? वलीद ने पेशानी पे बर डालते हुए पूछा। वो मैं भूल गई थी। मशर शर्मिंदा हुई तो वलीद ने से घूरा। ये भूलने वाली बात तो नहीं थी, लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। वलीद ने से सख्ती से तनबीह की तो मशर ने खामोशी से सर हिला दिया। वो ड्रॉ में तुम्हारा ड्रेस पड़ा है, वो पकड़ो और जल्दी से तैयार हो, जो हमें कहीं जाना है। वलीद आईने के सामने खड़ा अपने बालों में ब्रश कर रहा था। मशर ने वार्डरोब में देखा तो स्याह रंग के बड़े से बैग में कोई ड्रेस था। हम कहाँ जा रहे हैं? मशर ने पलटकर वलीद से पूछा। पता चल जाएगा, फ़िलहाल जल्दी करो। वो संजीदा था। मशर ड्रेस लेकर बाथरूम में चली गई। वलीद अपनी स्याह लेदर की जैकेट पहन रहा था। जब वो बाहर आई, लाल रंग की घुटनों तक आती घेरेदार फ्रॉक और स्याह जीन्स में इसकी सफ़ेद रंगत धमक रही थी। स्याह रेशमी बाल पुश्त पर खुले हुए थे। वलीद कितनी ही देर टिटकी बांधे इसे देखता गया। इसके दिल से आवाज़ आई। वो बहुत प्यारी लग रही थी। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई तो वलीद का सख्ता टूटा। इसने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। वलीद को देख कर इसने स्माइल पास की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप अंदर आ जाइए। वलीद ने संजीदगी से सलाम का जवाब देते हुए इसे रास्ता दिया। मशल किसी लड़की को देखकर चौंकी थी। वलीद अपना मोबाइल लेकर कमरे से चला गया। मशल हैरान और परेशान से लड़की को देख रही थी। मेरा नाम शीज़ा है, मुझे सर ने आपको रेडी करने के लिए बुलाया है। शीज़ा ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा और मशल को आईने के सामने कुर्सी पर बैठाया। सबसे पहले शीज़ा ने इसके बालों का स्टाइल बनाया और फिर नहायती महारत से इसका मेकअप करने लगी। मशल खामोश बैठी हुई थी। मैम, आप ये हील्स पहन ले। शीज़ा ने स्याह रंग की हील्स इसकी जानिब बढ़ाई तो मशल ने हील्स पहनी खड़ी हुई। इसके साथ वो फ्लैट से बाहर आई तो वलीद सामने खड़ा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। इन्हें आता देखकर इसने अलविदा कलमात कहे और फ़ोन बंद कर दिया। सर, आपका काम हो गया है, मैं चलती हूँ। शीज़ा मुस्कुराकर अपने रास्ते चलिए। वलीद ने इसे चलने का इशारा किया। कहाँ? वो बेसाख्ता पूछ बैठी। तुम सवाल बहुत करती हो, वलीद ने झिलाकर कहा तो मशल खुफकी से इस घूरती सड़क पर चल पड़ी। वलीद इसके हम कदम हुआ। सड़क इस वक्त बिल्कुल खाली थी। हल्की हल्की हवा इसके वजूद को टकराती इसे ठठराने पर मजबूर कर रही थी। मशर को इसका साथ बहुत अच्छा लग रहा था। 5 मिनट की वॉक के बाद वलीद एक रेस्टोरेंट के सामने रुका तो मशल भी रुकी। दोनों एक दूसरे के हमरा एंट्रेंस की जानिब बढ़े, जहाँ रेस्टोरेंट का मैनेजर खड़ा था। वेलकम मिस्टर एंड मिसिस वलीद ने सर हिलाया और दोनों अंदर दाखिल हुए, मगर मशल हैरान हुई। पूरा रेस्टोरेंट अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक सारी लाइट्स ऑन हुई तो मशल शशदर रह गई। पूरे हाल को लाल और सफ़ेद रंग के गुब्बारों और टिश्यू पेपर से सजाया हुआ था। रोशनी में जगमगाते हाल की वस्त में एक टेबल था जिसके ऊपर चॉकलेट केक पड़ा हुआ था। इसका पसंदीदा केक, इसके ऊपर इसका नाम लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे। वलीद इसके कान के करीब सरगोशी की तो मशर का दिल जोर से धड़का। इसने हैरानी से वलीद की जानिब देखा जो मुस्कुरा रहा था। आपको कैसे पता चला? इसे तो खुद याद नहीं था कि आज इसकी सालगिरह है। फिर वलीद को कैसे पता चला? तुम्हारा शोहर हूँ, मुझे नहीं पता होगा तो किसको होगा? वलीद ने मुस्कुरा कर कहा। मशर को झटका लगा। आज तो वलीद ज़मान खान के तेवर ही बदले हुए थे। इसका हैरान होना तो बनता था। कैसा लगा सरप्राइज़? बहुत अच्छा। बस मुझे मशर ने मज़ीद कुछ कहना चाहा जब वलीद ने इसकी बात दरमियान में काटी। बस तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, ये सब मैंने करवाया है। वलीद इसके तासुरात से समझ गया था। इसका हैरान होना दुरुस्त था। मशल मैं तुम्हारे साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। माजी को और तमाम नफ़रतों को भुलाकर
वलीद ने भारी गंभीर आवाज़ में कहते हुए इसके दोनों हाथ थामे। मशर बेयकीनी से इसका चेहरा देखने लगी। इसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था ये सब वलीद इससे कह रहा है। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, तुम्हें बहुत तकलीफ़ पहुँचाई है। मैं इस सब के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं मज़ीद तुमसे नफ़रत नहीं कर सकता। तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाने पर मुझे सिर्फ़ तकलीफ़ पहुँचती है, पछतावा होता है, वलीद ने शर्मिंदगी से कहा। मशर यकटक इसका चेहरा देख रही थी। इसकी आंखों में सच्चाई थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी फूफो से की थी, मगर जब वो मुझे छोड़कर चली गई मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी। मैं अपनी इसी तकलीफ़ का बदला तुमसे लेता रहा, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। तुमसे झूठी नफ़रत जता कर क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? वलीद ने थकनज़दा सांस खारिज की और उम्मीद भरी नज़रों से मशर की जानिब देखा। क्या माफ़ कर देना इतना आसान होता है? मशर ने उल्टा से सवाल किया था। मैं जानता हूँ अपने दिल से तमाम शिकवे शिकायतें भुलाकर सच्चे दिल से माफ़ करना बिल्कुल आसान नहीं होता। एक शर्त पर आपको माफ़ करूँगी। वलीद ने सवाल नज़रों से इसकी जानिब देखा। आप वापस जाने पर बदल तो नहीं जाएंगे? मशल ने कब से दिल में मचलता सवाल बिला आखिर से पूछ ही लिया था। इसके सवाल पर वलीद मुस्कुराया। नहीं बदलूँगा, प्रॉमिस। मशल पुरसुकून हो गई थी। फिर माफ़ किया आपको। थैंक यू सो मच मशर, चलो केक काटते हैं। वलीद ने इसके हाथ की पुश्त पर बोसा देते हुए मोहब्बत से कहा तो मशल जम पड़ी। फिर यूँ नफ़रत से शुरू कहानी मोहब्बत पर इख्तिताम पज़ीर हुई। तो कैसा लगा आपको ये नावल? अच्छा था, एक छोटी स्टोरी लेकिन एक अच्छा नावल राइटर ने लिखा और अच्छा लिखने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल पसंद आया होगा। कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ बहुत जल्द हाज़िर होती हूँ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।